एक बार बेटा सबको कॉन्वे कर दो, जिनको लाइव क्लास लेनी हो डाउट सेशन की, एक बार फिर से चैप्टर 2 को फिर से रिवाइज कराएंगे। एंड आवाज आएगी वहाँ पे। तो जो दूसरा चैप्टर था जो कि मेरे बलों का नियम था, चैप्टर 2 में हम लोग को बलों के नियम के बारे में बात करनी थी। बलों के कौन कौन से नियम हैं, लॉ ऑफ फोर्सेस, इसमें हम लोग को बात करनी थी। पहले तो बात करेंगे हम लोग कि बल क्या होते हैं, ठीक। दूसरी बात करेंगे कि इसके यूनिट, इनकी इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी, एस आई, सी जी एस और एम के एस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे बलों के, जैसे बहुत सारे नियम हैं, जैसे बल का भौतिक नियम, भौतिक स्वतंत्रता का नियम, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम, लॉ ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। उसके बाद फिर बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बल क्या होते हैं। तो बल को परिभाषित करने के लिए बताया गया था कि बल वह बाह्य कारक है या धक्का है जो किसी पिंड को स्थानांतरित कर देता है या गतिमान करने की प्रवृत्ति में ला देता है, ठीक है। और इसको दिखाया गया था न्यूटन्स के दूसरे लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन्स के दूसरे लॉ की नियम के साथ, कि जो फोर्स होता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोमेंटम के रेट के बराबर होता है। और इसी को जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो एक एक मिनट, आवाज आ रही है। एक कांस्टेंट हम लोग जोड़े थे, ठीक है, और उसको फिर डेल पी और डेल टी के फॉर्म में लिखे थे, ठीक है। और इसी को बोला गया था, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम के बारे में बात करते हैं तो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम है, डेल पी क्या मेरा क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मेरा एम वी है माइनस एम यू अपॉन डेल टी।
और इसी को हम लोग बोलते थे, अगर इसमें से m कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस यू बाई टी, ये डेल टी, इसी को हम लोग बोलते थे के इंटू एम इंटू, और ये जो हो जाता था ये मेरा त्वरण हो जाता था, चेंज इन वेलोसिटी पर इन टाइम। तो के अगर के इज इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि के एक कॉन्स्टेंट है, अगर के इज इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं यहाँ पे के इज इक्वल्स टू, तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाता है मेरा एम इंटू ए, जो कि न्यूटन्स का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, अब इनके यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? एक होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जो बल का मात्रक होता है उसे हम लोग, क्या होता है, एफ इजिकल्स टू एम इंटू ए होता है फॉर्मूला, और एम जो होता है वो केजी में होता है, और ए की जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो एसआई में जो बल की इकाई होती है वो न्यूटन कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एमकेएस यूनिट पे। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड। अब इसमें जो बल की यूनिट होगी वो मीटर किलोग्राम पर सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड में आएगी, और इसमें एफ इजिकल्स टू एम ए होता है। तो एम को हमको रखना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम, और ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1 kgf या 1 किलोग्राम वेट। और ये जो होता है एसआई से इसका रिलेशन अगर देखा जाएगा तो एम के एस और एसआई के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। ये आपको याद रखना चाहिए पड़ेगा कि एम के एस यूनिट में फोर्स की जो यूनिट होती है वो के जी एफ के फॉर्म में होती है, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, और एम के एस और एस आई के बीच का जो रिलेशन होता है वो 1 kgf इजिकल्स टू 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग की थर्ड यूनिट थी सी जी एस। सी जी एस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसमें क्या यूनिट होती है? अगर एफ इजिकल्स टू एम ए के फॉर्म में रखेंगे तो मीटर जो मास होता है, मास को हम लोग को ग्राम में रखना है, ग्राम, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से डाइन। और एक, और अगर एस आई और सी जी एस की रिलेशन फाइंड करना होगा तो एस आई और सी जी एस के बीच का अगर रिलेशन फाइंड करना होगा तो एस आई में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती थी, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, सी जी एस में इसकी यूनिट हो जाती है 10⁵ डाइन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनिट्स चेंज करनी आएंगी, आनी पड़ेगी अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो। नेक्स्ट एक बताए थे स्थीन भी होता है एक, बल की एक मात्रा की स्थीन होती है, और इसको परिभाषित किया गया था कि एक स्थीन वह बल है जो 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 kg। ठीक है, एक स्थीन वह बल है जो 1 मीट्रिक टन के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका ऑन है, क्लास के बीच में डिस्टरबेंस ना करो। तो एक स्थीन बराबर हो जाता है 1000 न्यूटन। आप लोगों को समय दिया जाएगा बाद में, और क्या डाउट है आपको बताया दिया जाएगा, पूछा जाएगा तो उस समय माइक ऑन करके बताइएगा। तो एक स्थीन इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, ये भी एक फोर्स की यूनिट बोली गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके लक्षण की बात करते हैं, बलों के लक्षण के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में पहले 4 चीजें होती हैं। किसी भी बल को प्रदर्शित करने के लिए हमको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो उसका होता है परिमाप, तो बलों के परिमाप, ये इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
दूसरा होता है बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीसरा होता है बल की क्रिया बिंदु, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। और चौथी होती है मेरी बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये चार चीजें होंगी तभी हम किसी बल को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बल की परिमाप से क्या तात्पर्य है? बल के परिमाप किलोग्राम, टन, न्यूटन तथा डाइन की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और बल की दिशा से तात्पर्य है कि उस दिशा से, उस बल की जो दिशा होती है उस दिशा से तात्पर्य होता है कि जिस दिशा में बल कार्य करता है। जैसे बल जो है दाएं भी कार्य कर सकता है, बाएं भी कार्य कर सकता है, ऊपर नीचे किसी अन्य दिशा में भी बल कार्य किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है बल की क्रिया बिंदु। तो बल की क्रिया बिंदु वस्तु पर वह स्थान है जहां पर बल लगता है। जिस पॉइंट पे बल लगेगा उसी को बल की क्रिया बिंदु कहा जाएगा। और बल की क्रिया रेखा से तात्पर्य है कि बल की दिशा में एक सरल रेखा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट के लीनियर जो भी लाइन खींची जाएगी वह बल की क्रिया रेखा कहलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं, बलों के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इसमें बताया गया था कि दो इफेक्ट होते हैं। एक तो एक्सटर्नल इफेक्ट दिखता है आपको, बाह्य बल, बाह्य प्रभाव क्या है, और दूसरा इंटरनल दिखता है। एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होगा? जब कोई पिंड विरामावस्था में होता है या उस पर बल लगाया जाता है तो बल के कारण पिंड गतिशील हो सकता है। यदि वह बल किसी दूसरे बल तथा विपरीत दिशा में बल द्वारा संतुलित हो जाता है तो पिंड गतिशील नहीं होगा, पर इस स्थिति में पिंड विकृत हो जाएगा, अर्थात उसका आकार तथा माप बदल जाएगा। तो यदि कोई फोर्स बॉडी है, उस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक इफेक्टिव नहीं कहलाया जाएगा जब तक उसके दूसरा एक बैलेंस फोर्स न लगाया जाएगा। तो एक्सटर्नल इफेक्ट में जो इफेक्ट दिखता है वो बाह्य बाह्य बल के कारण दिखता है। और इंटरनल इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई बॉडी है, और बॉडी आपको पता है कि स्टार्टिंग बताया गया था कि बॉडी क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है, बहुत सारे पार्टिकल से। अगर इस पिंड पर, इस बॉडी पे कोई ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है जो इसके अंदर, जो इसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस हैं, इनको घटा रही है या इनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को बढ़ा रही है। घटा कैसे रही है? अगर हम लोग इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, संपीड़न बल लगाएंगे, तो इनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस घट जाएंगे और इसके कारण एक विकृति उत्पन्न होगी जो कि बल के आकार को बदलना चाहेगी। और यदि किसी पिंड पर तनाव बल लगाते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो मतलब इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाएंगे। तो ये दो इफेक्ट दिखेंगे, एक तो एक्सटर्नल इफेक्ट दिखेगा बाह्य बल के कारण, और एक इंटरनल इफेक्ट दिखेगा इसके बाह्य बल के कारण ही दिखेगा, बट इसके आंतरिक आंतरिक जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उस पर दिखेगा। उसके बाद क्या पढ़ाया गया था? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स बताए गए थे? पहला था एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। दूसरा था टेंसाइल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस, तनाव तथा संपीड़न बल। तीसरा था
अच्छा, इसको कहीं कहीं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात टाइप्स ऑफ लोड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लोड बोले या फोर्स बोले, बात एक ही है। ये ध्यान देना। तीसरा था मेरा कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसी को यूडीएल के फॉर्म में लिखते हैं। एक और होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स क्या होता है? तो एक्टिव फोर्स उन फोर्स को कहते हैं जो कि क्रिया रूप में किसी भी बल में, जो उसको अगर डिफाइन किया जाएगा एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स को, तो एक्टिव फोर्स वो फोर्स होते हैं यदि किसी यदि किसी पिंड पर कोई बल क्रिया करता है, ठीक है। यदि किसी पिंड पर कोई बल क्रिया करता है तो उसे उसका क्रिया बल कहते हैं। क्रिया बल में कैसे होता है? मान लीजिए एक एग्जांपल देके समझाया गया था कि किसी एक मेज है मेरे पास, उस मेज पे कोई बॉडी रखी हुई है, उस बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक उसका वेट लगेगा, ठीक है। और उसी के जस्ट अपोजिट उसको बैलेंस करने, क्योंकि बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है। तो अगर कोई बॉडी फोर्स लगा रही होगी, उसका वेट लग रहा होगा किसी बॉडी का, तो उसके अपोजिट एक प्रतिक्रिया बल भी लगेगा जो कि रिएक्शन फोर्स के कारण लगेगा। अगर इस मेज को हटा देते हैं तो ये बॉडी नीचे गिरना चाहेगी, ठीक है। तो ये जो हो गया एम जो हो गया मेरा, ये एम जो इसका वेट है, ये इसकी क्रिया बल कहलाएगी। और इस एम को मेंटेन या इस एम को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, इसी को इसकी प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। रिएक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रतिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर जो है ये रिएक्शन फोर्स कहलाता है। इस बॉडी के वेट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए हम लोग क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में जानकारी आवश्यक होगी, क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल मिलेगा या कोई भी फिगर मिलेगा, तो पहले हम लोग उसका क्रिया और प्रतिक्रिया बल के ही बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक वो डिस्कस नहीं होगा तब तक और आगे हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट जो मेरा है वो था, कौन सा था? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, तनाव और संपीड़न बल। तो तनाव बल कैसे बोलते हैं? मान लीजिए कोई बॉडी है मेरे पास और इस पे इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसके कारण ये जो बॉडी होगी, इसके अंदर एक विकृति उत्पन्न होगी जो कि इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। लाइक दो फोर्स हैं, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन अलग हैं बट इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है, तो इसके कारण जो विकृति उत्पन्न होगी ये इसके लेंथ को इंक्रीज करना चाहिए। तो इसी जो जो भी बल लगाए हम लोग, इसी को बोला जाता है कि ये टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है। और कॉम्प्रेसिव फोर्स में क्या होता है? सेम डायरेक्शन पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर लगाते हैं तो उसे उसका कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण बॉडी जो होगी वो कंप्रेस करना स्टार्ट करेगी। मतलब बॉडी जो होगी वो अपनी जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी, वो प्रारंभिक स्थिति छोड़ के और छोटी हो जाएगी या उसके अंदर विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ये भी एक तरह की विकृति है। तो बताया गया था कि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये जो फोर्सेस होते हैं, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, इन्हीं फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए इन फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए बल एक इंटरनल फोर्स भी लगाती है, ठीक है। और इसी इंटरनल फोर्स को हम लोग स्ट्रेस बोलते थे, कि जो बल लग रहा है, जो बाह्य बल लग रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए बॉडी एक इंटरनल फोर्स जनरेट करती है, जिसे उस बॉडी का स्ट्रेस बोलते हैं। और जो विकृति उत्पन्न हो रही है, ये जो विकृति उत्पन्न हुई है टेंसाइल फोर्स के कारण, इसका लेंथ जो बढ़ गया है, या कंप्रेसिव फोर्स के कारण इसका जो लेंथ घट गया है, इसी विकृति को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं।
तो आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब जैसे मैकेनिकल वाले जो आगे पढ़ेंगे वहाँ पे इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का एक रिलेशन फाइंड किया जाएगा, जिसे ही हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं, जिसमें बोला जाता है कि बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये अभी आपके लेवल की नहीं है, बट आप ये ध्यान दीजिए कि टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी, उस विकृति को रेजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल इफेक्ट, एक इंटरनल फोर्स लगेगा, और उसी इंटरनल फोर्स को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। पर यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स लगेगा, इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल फोर्स, उसी को उसका स्ट्रेस बोला जाएगा, और जो विकृति उत्पन्न होगी उसे उसका स्ट्रेन बोला जाएगा। तीसरा था मेरा यूडीएल एंड पॉइंट लोड। मान लीजिए मेरे पास कोई बीम है। अब बीम बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि यहीं पे अगर आप लोग को बीम भी पढ़ाना चाहें तो बीम पढ़ाया जा सकता है। एक होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि ये एक रेक्टेंगुलर बीम है। इस बीम का एक एंड अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं और एक एंड फ्री रखते हैं, तो इसी इसी को बोलते हैं, ये कैंटिलीवर बीम कहलाती है। कोई बीम है, इसका एक एंड फिक्स कर दिए, ये एक एंड फिक्स किए हैं, और एक एंड फ्री है, ये फ्री एंड है, और ये फिक्स्ड एंड है। तो इस प्रकार की बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहेंगे। दूसरा बीम आता है फिक्स्ड बीम, जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ये फिक्स्ड बीम है। तीसरा एक बीम आता है ओवर हैंगिंग बीम। एक बीम है, उसमें बस हम लोग, ये ओवर हैंग हो रहा है। ठीक है, हैंग मतलब लटकना, ये ओवर हैंगिंग कंडीशन है इसकी। तो एक बीम कहलाती है, ये ओवर हैंगिंग बीम है, इसमें सपोर्ट दिया गया है ये इधर से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अब मान लीजिए तीनों बीम में से कोई एक बीम ले लेते हैं, जो कि कैंटिलीवर टाइप की थी। इस पे अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि ये पॉइंट लोड लग रहा है। किसी एक पॉइंट पे एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक फोर्स लगाया जा रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, इसी को पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था मेरा, ये यूडीएल था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसी पे अगर हम लोग इसी पे अगर हम लोग फोर्स पूरे बॉडी पे लगा रहे हैं, पूरे बीम पे लगा रहे हैं, ये इसको इसे ऐसे ही दिखाया जाता है यूडीएल को। ये दिखाने का मेथड है यूडीएल को, कि जो फोर्स लग रहा है वो पूरे लेंथ पे लग रहा है, तो इसे बोलते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूडीएल नाम से ही पता चला, यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे लेंथ पे लोड लग रहा है, तो यूडीएल। ऐसे ही एक तीसरी कंडीशन आती है इसी की, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में क्या होता है, मेरे पास एक बीम है, और इस बीम पे अगर लोड वेरी कर रहा है इस प्रकार, यूवीएल को इस प्रकार दिखाते हैं कि जो लोड लोड है मेरा, वो धीमे धीमे वेरी करता जा रहा है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे बढ़ के 2 न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन हो गया, 4 न्यूटन, मतलब हर पूरे लेंथ में जो लोड है वो वेरी करता जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इसका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की कंडीशन। तो 3 तरह के बीम पढ़ाया गया। कौन कौन से, एक कैंटिलीवर बीम जिसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड फ्री होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ाया गया फिक्स्ड बीम, ये दोनों एंड फिक्स होते हैं। ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ा जाएगा। और तीसरा होता है ओवर हैंगिंग बीम, जिसमें जो बीम है मेरा
वो ओवर हैंग करता है, लटकता है, एक्स्ट्रा लटक रहा है, ठीक है। अब हर बीम पे अलग अलग लोड भी लगेंगे, किसी पे पॉइंट लोड लगेगा, किसी पे यूडीएल लगेगा, किसी पे यूवीएल लगेगा। तो ऐसे करते करते हम लोग आगे जब पढ़ते हैं तो इसी का एक शियर फोर्स डायग्राम पढ़ा जाता है, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला जाता है। तो वो मॉस में पढ़ा जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। वो मैकेनिकल वालों का पोर्शन रहता है अभी के लिए, वो मैकेनिकल वाला का पोर्शन रहता है। और ये सब चीज़ें हैं जो इसकी बेसिक्स हैं। आपको अगर नहीं पता है कि कैंटिलीवर बीम क्या है, या यूडीएल क्या है, या यूवीएल क्या है, तब तक आप लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे पढ़े थे इस नेक्स्ट था हम लोग का बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, लॉ ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्सेस, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसको अगर हम लोग अपने शब्दों में लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है कि यदि किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल लगाए जाएं, यदि किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल लगाए जाएं, तो सभी बल भौतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं और कोई भी बल एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है। यही भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है कि मान लीजिए कोई बॉडी है मेरे पास और उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कहीं पे कंप्रेसिव, कहीं पे टेंसाइल, ठीक है। तो इन इन सभी ये जितने भी फोर्सेस हैं, F1, F2, F3, F4, F5, ये सभी इंडिविजुअली जो इन लोग के नेचर होंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और इसके पूरे बॉडी के जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, परिणामी बल, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यही बोला गया है कि यदि किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल लगाए जाए तो सभी बल भौतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं और कोई भी बल एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। यही लॉ ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का नियम है, और यही नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आता है एग्जाम में लिखने के लिए। नेक्स्ट जो मेरा था वो बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत था। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बलों की भौतिक बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, ठीक है। इसमें बोला गया है यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाते हैं तो उस बल को उन सभी बिंदुओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई बल था, एक पिंड था, और इस पिंड पर एक फोर्स लगा रहे थे, ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा था जो कि टेंसाइल नेचर का था और पी लोड का फोर्स लग रहा था, ठीक है। ये यही समझाया गया था आप लोग को इसी फिगर के थ्रू। यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाते हैं तो उस बल को कौन सा बल, पी बल को, उस बल को उन सभी बिंदुओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उन सभी बिंदुओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है जो इसकी क्रिया रेखा पर स्थित हैं तथा पिंड पर दृढ़ता से संबंध है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है तो इस फोर्स को किसी भी बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किन बिंदुओं पर, जो कि उस क्रिया रेखा पर स्थित हैं। ये इसकी क्रिया रेखा है, ए और सी अगर ये ले लिए तो ए सी जो इसकी क्रिया रेखा हो गई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ, ठीक है। तो अगर किसी पिंड पर कोई बल लगाया जा रहा है तो उस बल को किसी भी अन्य बिंदुओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है जो कि उसकी क्रिया रेखा पर स्थिर है तथा पिंड के साथ दृढ़ता से संबद्ध हो। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, या बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, ठीक है।
अब बताओ ये किसको नहीं समझ, क्योंकि बहुत लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था और ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। माइक ऑन करके जिसको प्रॉब्लम हो रही है पूछ लो, अभी तक जितना पढ़ाया गया है, क्योंकि फिर अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। सर हाँ बेटा, नाम सर बताओ। एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट जो है, अगर उसमें किसी रिजिड बॉडी को रखते हैं तो क्या वो डिफॉर्म कैसे होगा सर? एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट पे अगर किसी रिजिड बॉडी को रखते हैं, रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। सर जिसमें कोई फोर्स लगाए तो वो अपने डिफॉर्म नहीं होगा सर। डिफॉर्म होगी आइडियली। आइडियल कंडीशन देखो, दो कंडीशंस होती हैं, एक आइडियल होती है और एक वर्चुअल होती है, ठीक है। आइडियली वो बॉडी मानी जाती है कि डिफॉर्म नहीं होगी, बट एक्चुअल में वो बॉडी डिफॉर्म होती है। और रिजिड बॉडी उन बॉडी को बोलते हैं जिसमें डिफॉर्मेशन होती है बट वो इतनी कम होती है कि इसको हम लोग नेग्लेजिबल कर देते हैं और इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। उन बॉडी को रिजिड बॉडी, और ऐसी कोई बॉडी है नहीं जिसके अंदर डिफॉर्मेशन ना हो। तो हम लोग रिजिड बॉडी उन बॉडी को बोलते हैं जिसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है बट स्मॉल डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं उन बॉडी को, ठीक है। उसकी जो डिफॉर्मेशन होती है उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ क्या पूछ रहे हो। सर भाई पूछ रहे थे कि अगर एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट में किसी रिजिड बॉडी को रखते हैं तो मतलब उसका डिफॉर अगर हम ये सोच रहे थे कि डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? नहीं, डिफॉर्मेशन होती है बट वो इतनी कम डिफॉर्मेशन होती है कि हम लोग उसको देख नहीं सकते या उसको नेग्लेक्ट इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। दो चीजें कंडी होती है, एक होती है बॉडी और एक होती है रिजिड बॉडी। बॉडी जो होती है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, ठीक है। अगर बॉडी बोला गया है तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनेगी, और वहां पे अगर रिजिड रिजिड दृढ़ता का नहीं, दृढ़ पिंड के बारे में नहीं बात करेंगे। तो अगर बॉडी बोला गया है, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगी, या तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण बॉडी की जो लेंथ होगी वो घटेगी, या अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे होंगे तो बॉडी की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अगर बॉडी की बात कर रहे हैं। बट अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के अंदर भी डिफॉर्मेशन होगी, बट वो इतनी माइन्यूट होती है, इतनी कम होती है कि हम लोग मान लेते हैं कि वो नहीं हो रही है डिफॉर्मेशन, और उसको हम लोग दृढ़ पिंड कहते हैं। तो डिफॉर्मेशन तो होगी, यस आप सर। मैकेनिक्स में जो भी पढ़ोगे वो रिजिड बॉडी ही पढ़ोगे, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगी, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी और हमको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। बट कैलकुलेट करने का कंडीशन वही है कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन जो हो रही है वो नेग्लेजिबल है, ठीक है। यस सर। और बताओ बेटा। सर और एक चीज, जैसे जब डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज को तो एक बार इंग्लिश में भी डिफाइन कर दीजिए सर। इंग्लिश में। यस सर, कभी कभी जैसे दिक्कत हो रहा है कुछ कुछ वर्ड्स में हिंदी में जो है। तो वर्ड्स किस किस वर्ड में दिक्कत हो रही है, हम तो साथ साथ सब लेके चल रहे हैं, ऐसा तो यस है सर, नहीं जैसे आप कि। इंग्लिश में ही बोल रहे हैं लेकिन डिफाइन जैसे कोई लॉ है उसको ऐसे एक बार डिफाइन कर दीजिए ताकि दिमाग में बैठ जाए सर, इंग्लिश में भी। अच्छा, चलो ठीक है, अगले बार से करते हैं फिर तुम लोग कभी। और बताओ, और अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें कोई, उसके फिर हम लोग बल निकाय के बारे में पढ़ लेते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में। सर एक्टिव और पैसिव इफेक्ट क्या होता है? एक्टिव और पैसिव इफेक्ट नहीं होता, तुम इंग्लिश में कहाँ घुस गए। एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, वो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे होता है नो एक्टिव सर, एंड। जो बुक सेंड किए हैं उसमें देखे हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव या पैसिव बोल रहे हो, वो एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स ही है, ठीक है। रिएक्टिव फोर्स को ही पैसिव फोर्सेस भी बोला जाता है। उसमें सर जो फोर्स है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, लेकिन इफेक्ट में हाँ, एक्टिव और पैसिव दिया था और एक्सटर्नल और इंटरनल दिया था सर। एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेस होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेस जैसे बॉडी का वेट हो गया, ये सब एक्टिव फोर्सेस में इंक्लूड होंगे। और उसके उसके विपरीत उस बल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए जो भी फोर्स लगेंगे वो सभी पैसिव फोर्स या उनको पैसिव इफेक्ट बोलते हैं। ये सब जैसे तो अभी हम लोग डिफिनेशन हैं। दिया है, एंड फोर्स इज वन विच काजेज अ बॉडी टू मूव आर चेंज स्टेप। तो इसको हाँ, एक्सटर्नल कह सकते हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट। हाँ,
हाँ तो ये तो एक्सटर्नल इफेक्ट है ही, और क्या है। आप आप पैसिव में दिया फोर्स विच प्रिवेंट द मोशन डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, तो उसको हाँ रिस्टोरिंग रीस्टोरिंग बोलो, रिएक्टिव बोलो, पैसिव बोलो, इसका इंटरनल इफेक्ट बोलो, ये सब बोल सकते हैं। ओके जैसे सर। अभी बताए थे ना, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक तरह का फोर्स होता है, बट लोग बोल देते हैं कि वो फोर्स है, बट वो फोर्स नहीं, वो इंटरनल फोर्स है। जो कि एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे, उसको उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको वो बॉडी लेंथ, उसकी बॉडी की लेंथ बढ़े या घटे ना, उसके लिए एक इंटरनल फोर्स बॉडी अपने आप जनरेट करती है, उसी को स्ट्रेस फोर्स बोलते हैं, और इसी को उसका इंटरनल इफेक्ट बोलते हैं। यस। तो सर उसके जगह हम लोग एक्टिव या पैसिव के फोर्स के जगह एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट लिख सकते हैं। वो बेटा इफेक्ट कहलाएगा ना, फोर्स अलग होता है और इफेक्ट अलग होता है। तो इफेक्ट में ही आप दिया है पार्ट। क्या, जैसे अब हम वही पढ़ाए हैं एक्टिव। सुनो, हम पढ़ाए क्या, एक्सटर्नल इफेक्ट और इंटरनल इफेक्ट। ठीक यस है, सर। तो आप उसको एक्टिव इफेक्ट, या जो भी उसने बोला एक्टिव इफेक्ट या इंटरनल इफेक्ट को बोला है पैसिव इफेक्ट, तो आप एक्टिव इफेक्ट और पैसिव इफेक्ट भी लिख सकते हो। ओके सर। हम्म। सर बट थोड़ा इसको, इंग्लिश में। कितने लोग इंग्लिश वाले हो, तो फिर हमको हमको लगता है कि मेजोरिटी हिंदी की ज्यादा है, इसलिए हम हिंदी की ही पॉइंट व्यू से पढ़ाते हैं। अगर इंग्लिश तो की थोड़ा मेजोरिटी सा ज्यादा है तो केवल सर एक हम्म। बार डिफिनीशन जो बोलते हैं तो केवल इंग्लिश में बोल दिया करिए, उसके बाद ना रिपीट करिए, ठीक है। तुम यस सर। अजीत बोल रहे हो क्या? सर पिंड किसे कहते हैं सब समझ ही नहीं आता सर, हिंदी में पिंड इंग्लिश में क्या मतलब बॉडी होती है यार। तुम खुद नहीं बताओ, समझ बॉडी सर। किससे बन बॉडी किससे किससे बन के बनेगी? बहुत सारे पार्टिकल से। पार्टिकल्स से मिलके मोल। बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब उसी पार्टिकल को कुछ लोग एटम बोल देते हैं, कुछ लोग मॉलिक्यूल बोल देते हैं, तो ये सब चीजें तो, ये तो अंडरस्टूड है ना बेटा। यस सर, तो वो जो प्रिंसिपल रिस्पांसिबिलिटी में थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज कर दीजिएगा डिफिनीशन में से। चलो ठीक है, अभी समझ में आया है कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ आया फोर्स? सर, समझ आ गया है सर। तब अपने, अरे यार तुम लोग इंग्लिश वाले देखो, इंग्लिश वालों को हम इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं कि इंग्लिश वाले हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम ये यस मान सर। के चलते हैं कि इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट हैं, वो समझ, अगर तुमको समझ में आ गया तो वो इंग्लिश में लिख लेंगे अपने वर्ड में। और ऐसा यस। तो है नहीं कि तुम स्टार्टिंग से अभी तक इंग्लिश में पढ़ते हुए आ रहे हो, तुमको ट्रांसलेशन करने में कम मतलब दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग, यस सर। तुम समझना, देखो समझना जरूरी है। समझ यस गए सर। तो इंग्लिश में कोई भी चीज हो गया तो इंग्लिश में लिख दोगे। लेकिन यस इंग्लिश, अब सर। हिंदी वालों को देखो, हिंदी वाले जो स्टार्टिंग से हिंदी में पढ़ रहे हैं, उनको अगर इंग्लिश में हम समझाने लगे या पढ़ाने लगे तो उनको दिक्कत होगी। यस और यहाँ पे 90% बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं। यस सर। सर शुद्ध हिंदी वाले में प्रॉब्लम होती है। शुद्ध कोई कोई हिंदी, साइंटिफिक, जो साइंटिफिक टर्म होता है ना कोई कोई सर, वही साइंटिफिक प्रॉब्लम टर्म, होता चलो ठीक है, आगे से हम साइंटिफिक टर्म्स को इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके चलेंगे। थैंक यू सर। है। ओके, थैंक यू सर। हम्म। और बताओ बेटा, तो फिर हम आगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ना स्टार्ट करें। नहीं सर, एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जो बलों के हस्तांतरशीलता का सिद्धांत है, उ- हम्म। उसमें जो बल है क्या सेम हम्म। लगेगा या अलग अलग लगेगा? वो बल अगर टेंसाइल नेचर का है, टेंसाइल मतलब तनाव बल लग रहा है, या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, दोनों में से कोई एक फोर्स लगेगा। दोनों एक साथ तो नहीं लग सकता है। ठीक है, अगर किसी पिंड पर कोई भी तनाव बल या संपीड़न बल लग रहा है, उस बल को उसकी क्रिया रेखा पर, क्रिया रेखा मतलब जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट से निकलती हुई जो भी रेखा निकलती है, उसी को उसकी क्रिया रेखा बोलते हैं। तो वो बल अगर टेंसाइल नेचर का है या कंप्रेसिव नेचर का है, तो उस बल को हम लोग उस लाइन ऑफ एक्शन, उस क्रिया रेखा पर जितने भी पॉइंट होंगे, उस क्रिया रेखा पर जो जो कि पिंड के साथ जुड़ता, पिंड के साथ, मान लीजिए ये पिंड था और यहाँ पे फोर्स लग रहा था, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। ये ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, ये यहाँ तक पिंड के साथ, दृढ़ता के साथ संबंध है इसका, क्रिया रेखा का, इसके बाहर का नहीं है संबंध। ठीक है, तो इस पिंड के साथ, इस पिंड में जितने भी पॉइंट्स होंगे,
अगर वो बल टेंसाइल नेचर का या कंप्रेसिव नेचर का है तो उस बल को किसी भी बिंदु पर स्थानांतरण किया जा सकता है, उस बिंदु पर जो पिंड या बॉडी के साथ जुड़ा हो। रिजिडली अटैच्ड हो। यहां तक है, ये देखो यहीं तक है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, बस यहीं तक है वो पिंड जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन में जितने भी बिंदु होंगे वो सभी नेचर उन सभी या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव, वो सभी स्थानांतरण किए जा सकते हैं इन सभी पॉइंट्स के अंदर की बात कर रहे हैं। तो इसके बाहर की नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाहर वो जो पिंड है वो वो जो बल है वो पिंड के साथ नहीं दृढ़ है। तो सर ये निरस्त कैसे करेंगे? इसी निरस्त करने के लिए ही तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, दो चीजें पढ़ाई गई थी, एक साम्यावस्था होती है और एक साम्यक बल होता है। तो साम्यक बल लगा के उसको निरस्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि टेंस के कोई बॉडी था, उस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लग रहा था और इस टेंसाइल फोर्स के कारण बॉडी जो हो गया वो मूव करना स्टार्ट कर दी, तो उसके मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग एक सम्यक बल लगाते हैं, सेम इफेक्ट का, सेम मैग्नीट्यूड का एक टी और लगा देते हैं। इसके कारण जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो जाती है, इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड हो जाती है। इसी सम्यक बल को ही हम लोग लगाते हैं। सम्यक बल लगा के किसी भी बॉडी की जो भी फोर्सेस होते हैं उसको निरस्त किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग बॉडी का वेट लगा रहे थे ना, एमजी लग रहा था, तो यस सर। इस एमजी को नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोग एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा दिए, आर। समझ में आया? यस सर। हम्म। सर स्थिन बल कहाँ लगता है? क्या चीज? स्थिन बल। स्थीन बल नहीं होता बाबू, स्थीन बल नहीं होता, स्थीन यूनिट है। अगर अच्छा 1000 ओके सर। केजी की, हाँ, जैसे डाइन एक यूनिट है, न्यूटन एक यूनिट है ना, वैसे स्थीन एक यूनिट है, फोर्स की यूनिट है स्थीन। अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन स्थीन एक यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, जो कि 1000 केजी वेट की जो बॉडी होती है उसके वो बॉडी अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं कि वो बॉडी उस फोर्स को स्थीन की इकाई बोला जाता है। स्थीन एक फोर्स की यूनिट है, कोई बल नहीं है अलग से। ओके सर। ये ध्यान देना, स्थीन कोई बल नहीं। बल तुम्हारा सिर्फ 4 प्रकार का है, या तो तनाव बल होगा, या संपीड़न बल होगा, या तो क्रिया बल होगा, नहीं तो प्रतिक्रिया बल होगा, या ये तो बोलोगे। आपका यूडीएल होगा, यूवीएल होगा, या पॉइंट लोड होगा। ये 3 प्रकार के बल होते हैं बस, और कोई बल नहीं होता है। ओके सर। थैंक यू सर। तो बल निकाय पढ़ाएं? चलिए बल निकाय पढ़ा जाता है। एक क्यूब बनाने दो पहले, और इस क्यूब में एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, एक फोर्स ये लगाते हैं, फिर एक फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, एक फोर्स ऐसे लगा देते हैं। और एक कहाँ गया यार, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ पे, और एक इस वाले सरफेस पे यहाँ पे लगा रहे हैं। एक यहाँ भी लगा देते हैं, और पहले नंबरिंग कर देते हैं सबकी। ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, ये 3 है, ये 4th है, जिसे 5th मान लो,
ये 6th है, ये 7th, ये 8th है, इसे 9 ले लो, ये 10th है, 11, ये 12वां है और ये 13वां है। ये फिगर सबको समझ में आ रहा है? ये सब फोर्सेस लग रहे हैं किसी एक बॉडी पे। अब बल निकाय क्या होता है, पहले तो ये समझो कि बल निकाय क्या होता है। तो पहले हम लोग बल के बारे में पढ़ें। अगर यही बलों का एक समूह बन जाए तो बलों के विभिन्न समूह को बल निकाय कहा जाता है। जहाँ पे किसी एक पॉइंट पे या किसी एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, उसे बोलते हैं कि वो वहाँ का बल निकाय या सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाया जाता है उसको। ठीक है। अब हम लोग इसमें 3-4 चीजें पढ़ा गया था। क्या क्या चीजें देखा गया था? एक तो होता है संगामी बल निकाय, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। जैसे कि एक इसको अगर माइन्यूटली डिस्क्राइब किया जाए तो बल निकाय को हम लोग इस प्रकार फ्लो डायग्राम में समझा जा सकता है। एक था मेरा कोलिनियर फोर्स सिस्टम, एफएस लिख रहे हैं, फोर्स सिस्टम। एक है मेरा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और एक होता है मेरा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब इसी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया था। एक था कॉन्करेंट, हिंदी वाले भी परेशान ना होना, भी सबके बारे में हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी बताएंगे। कनकरेंट, नॉन कनकरेंट और एक पैरेलल। सेम नॉन कोप्लेनर का भी होता है 3 भाग पार्ट में, कनकरेंट, नॉन कनकरेंट और पैरेलल। पहले इन सब चीजों के बारे में पढ़ो कि कोलिनियर क्या होता है। एक रेखीय, एक ही लाइन पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, एक ही रेखा पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसे हम लोग कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। मान लीजिए कोई रेखा है, ये है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है, सब फोर्स लग रहे हैं एक ही लाइन पे, जिसे बोलते हैं कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्या कौन सा होता है? कोप्लेनर, समतलीय, एक तल पे लगने वाले बलों को समतलीय फोर्स या कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। एक तल पे मतलब क्या होता है? तल मतलब क्या होता है? 4 पॉइंट्स को मिलकर एक तल का निर्माण होता है। ठीक है। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम या आप जो बोलते हैं समतलीय फोर्स सिस्टम या समतलीय बल निकाय, किसी एक प्लेन पे बहुत सारे अगर बल लग रहे हैं, बल कैसा भी लग रहा हो, उनकी डायरेक्शन कैसी भी हो, लेकिन अगर एक तल पे लग रहा है तो उसे बोलते हैं समतलीय बल निकाय। तीसरा होता है नॉन कोप्लेनर, भिन्न तलीय। ठीक है। मतलब फोर्सेस जो लग रहे हैं वो अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं, तो उनसे बोलते हैं कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। तीसरा होता है कंकरेंट, कंकरेंट का इंग्लिश होता है संगामी बल निकाय, हिंदी। संगामी बल निकाय क्या होता है कि एक बिंदु से अगर बहुत सारे फोर्सेस निकल रहे हैं, एक बिंदु से अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कैसा भी नेचर हो, टेंसाइल हो, कंप्रेसिव हो, आगे पीछे जैसा भी हो, अगर एक बिंदु से निकल रहा है तो उसे बोलते हैं संगामी बल निकाय या कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक उसी का उल्टा होता है असंगामी बल निकाय। एक फोर्स बहुत सारे बिंदुओं से अगर निकलता है तो उसे हम लोग नॉन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। ये 4-5 चीजें थी जो आपको ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे, एक एक पार्ट पढ़ के पढ़े थे। पहला था क्या? कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम, कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं समतलीय संगामी बल निकाय, समतलीय संगामी बल निकाय। समतली भी होना चाहिए और संगामी होनी चाहिए। एक ही तल पे लग रहा हो, मतलब कोई ऐसा फोर्स जो एक तल पे लग रहा हो और किसी एक बिंदु से निकल रहा हो, ये हो गया समतली संगामी। मान लीजिए कि फोर्स 1 था, ये फोर्स 2 था,
और ये फोर्स थीटा, एक ही प्लेन पे लग रहा है और एक ही बिंदु से निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं समतली संगामी बल निकाय। जैसे कि इस वाले फिगर में देखो, जो फिगर बनाए थे, इसमें कौन सा फोर्स है जो समतली संगामी बल निकाय है। तो इसमें आप लोग अगर देखोगे तो फोर्स 267 267 ये क्या है, ये समतलीय संगामी बल निकाय है, कोप्लेनर कनकरंट सिस्टम है, क्योंकि ये एक ही प्लेन पे लग रहा है। ये प्लेन देख रहे हो, ए बी सी डी, एक ही प्लेन पे एक ही बिंदु पर। अब ये देखो इस फोर्स का नेचर कैसा है, ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, एक ही तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो पॉइंट हो गया है, ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम को दिखा रहा है और एक प्लेन पे लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। दूसरा होता है कोप्लेनर लाइक पैरेलल सिस्टम फोर्स। कोप्लेनर लाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हिंदी में बोलते हैं समतलीय समदिश समांतर बल निकाय। समतलीय समांतर, सॉरी समतलीय समदेश, एक ही दिशा में, समतलीय समदेश समानांतर बल निकाय। इसको क्या बोलते हैं, एक ही प्लेन पे, एक प्लेन हो गया समतलीय और समदिश, एक प्लेन पे अगर समान बल एक दूसरे के पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, मतलब समदिश है और समानांतर है। मान लीजिए कि फोर्स 2 था, ये फोर्स 3 था, तो फोर्स 2 एंड 3 जो होंगे वो समतलीय समदिश समांतर बल निकाय होंगे, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम होगा। अब फिगर में देखते हैं, इस फिगर में देखो कौन सा फोर्स है जो समतलीय समदिश समानांतर है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो पॉइंट 2, फोर्स 2 और फोर्स 4 इस प्लेन की बात कर रहे हैं। इस प्लेन पे पॉइंट फोर्स नंबर 2 और फोर्स नंबर 4, ये दोनों फोर्स 2 एंड फोर्स 4 आर कोप्लेनर लाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स हैं। मतलब समतलीय, समतल भी एक ही तल है, समदिश भी है, एक ही दिशा भी है, इसकी भी दिशा ये है, इसकी भी दिशा ये है, समतलीय समदिश हो गया, और ये दोनों आपस में समानांतर भी हैं। तो फोर्स 2 एंड फोर्स आर समतलीय समदिश समानांतर बल निकाय है। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा पढ़े थे कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स, हिंदी में बोलते हैं समतलीय असमदिश समांतर समानांतर बल निकाय। मतलब एक ही प्लेन पे लग रहा होगा, ठीक है, एक ही प्लेन पे फोर्स लग रहा होगा और उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। मान लीजिए कि एक फोर्स ऐसे लग रहा था, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा था, और पैरेलल हैं दोनों। ठीक है, एक फोर्स ये लग रहा था, एक फोर्स ये लग रहा था, तो एक ही तल पे अलग अलग दिशा की समानांतर बल जो भी लगता है, उसी को हम लोग उसको समतलीय असमदिश समानांतर बल निकाय बोलते हैं। और फिगर में आते हैं, फिगर में देखते हैं अगर ऐसा कोई बल हो, बल की अगर बात करें तो ये इसी इसी प्लेन पे देखो, बल 248 2,4,8, 2 यहाँ पे है, 8 ये है और 4 ये है। देखो 248 ये दोनों, ये 2 और 4 तो एक ही दिशा में लग रहा है, बट जो 8 की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसे बोलते हैं ये होता है समतलीय असमदिश समानांतर बल निकाय। तो 248 आर कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये कहलाएंगे। ठीक है, चौथा हम लोग पढ़े थे, फोर्थ
अब नॉन कोप्लेनर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन कोप्लेनर, तभी सभी कोप्लेनर चल रहा था, एक तल पे चल रहा था। नॉन कोप्लेनर, कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, हिंदी में बोलेंगे असमतलीय या भिन्न समतलीय, असमतलीय स्पेलिंग, असमतलीय संगामी बल निकाय, मतलब इनके प्लेन्स अलग अलग हो गए। असमतलीय मतलब प्लेन्स अलग हो गए, और कनकरेंट हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहे होंगे। तो फिगर में देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं ऐसे जो असमतलीय हैं और संगामी भी हो। तो फिगर में अगर हम लोग बात करें, ये देखो फोर्स 11 12 13, 11 12 और 13, ये तीनों अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं। फोर्स 13 जो है इस प्लेन पे लग रहा है, फोर्स 12 इस प्लेन पे लग रहा है, और फोर्स 13 जो है आगे वाले प्लेन पे लग रहा है। तो फोर्स 11 12 एंड 13, 11 12 13, या और भी है यहाँ पे देखो, ये फोर्स 1 2 और 3, तो 11 12 13 एंड 1 2 3, ये दोनों जो फोर्सेज हैं, ये तीनों जो फोर्सेज हैं, इन तीनों का जो योग है, ये असमतलीय संगामी बल निकाय है, ठीक है। अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं बट किसी एक पॉइंट से ही निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 इस पॉइंट से निकल रहा है, कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 इस पॉइंट से निकल रहा है, और 11 12 13 इस पॉइंट से निकल रहा है, बट इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग तल पे अलग अलग हैं। निकलने निकलने का जो पॉइंट है वो सभी एक ही पॉइंट से निकल रहा है। ये असमतलीय संगामी बल निकाय हो गया। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ है मेरा नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हिंदी में बोलते हैं असमतलीय समतलीय समदेश समानांतर बल निकाय। प्लेन्स अलग अलग रहेंगे, सेम डायरेक्शन की, और पैरेलल फोर्स सिस्टम होने चाहिए। देखते हैं फिगर में कौन कौन से फोर्स हैं ऐसे। इसमें जो फोर्स है 5 और 8, ये देखो यहाँ पे 8 है, तो को चेंज करें कलर, ये 8 नंबर वाला और ये 5 नंबर वाला, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है और इसकी ये ऐसी है। मतलब ये दोनों पैरेलल तो हैं और सेम डायरेक्शन की भी हैं, बट इनके तल अलग अलग हैं, ठीक है। 5 जो है मेरा इस वाले तल पे लग रहा है, और 8 मेरा इस वाले तल पे लग रहा है। तो ये है मेरे असमतलीय समदिश समांतर बल। और कौन से फोर्स ऐसे दिख रहे हैं ऐसे, तो अगर हम बात करें 3, ये 3 है, 10 10 वाला, और कौन सा है 9 वाला जो कि यहाँ पे है। इनकी भी डायरेक्शन सेम है, ये भी ऐसे हैं, इसके भी डायरेक्शन ये है, और 3 का भी डायरेक्शन ये है। तो फोर्स 3 9 एंड 10, तो कौन कौन से फोर्स हो गए, 3 9 10 एंड 5 एंड 8, ये दोनों फोर्स जो हैं, ये दोनों फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन है, ये असमतलीय समदिश समानांतर बल निकाय को प्रदर्शित कर रहा है। सिक्स्थ था मेरा
6th नंबर है नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एसओएफ लिख दे रहा है। हिंदी में बोलते हैं असमतलीय, असमतलीय, स्पेलिंग मत देखना, असमतलीय असमदेश समानांतर बल निकाय। ठीक है, असमतुल्य पैरेलल में प्लेन्स अलग अलग रहेंगी, असमदिश फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी अलग अलग रहेगी लेकिन समानांतर रहेगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है इसमें फिगर में। तो फिगर में पहले तो कलर चेंज करें, और कौन सा कलर लें, ऑरेंज पीला लेते हैं। फिगर में अगर हम लोग फोर्स 4 और 5 को देखें, ये फोर्स 4 है और फोर्स 5, ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो फोर्स 4 एंड 5 आर नॉन कोप्लेनर, अनलाइक, डायरेक्शन अलग अलग हैं इसलिए अनलाइक, और पैरेलल हैं इसलिए पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये फोर्स 4 एंड 5, और कौन से फोर्स ऐसे दिख रहे हैं? तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो फोर्स नंबर 9 एंड फोर्स नंबर 14, कहाँ गया 14? अच्छा 14 बनाना ही भूल गए, ये यहाँ पे इस फोर्स इस प्लेन पे लगेगा फोर्स नंबर 14। तो फोर्स नंबर 9 एंड 14, 9 को देखो, 9 की डायरेक्शन अपोजिट है, 14 की भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स 9 एंड फोर्स 14, ये दोनों फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा नॉन कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं। ठीक है, तो आपको इसकी डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी। आपको अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसे बोलते हैं? दोज फोर्सेस विच एक्ट्स इन अ सेम प्लेन एंड their point of force are and their point of forces are lying in a same plane are called as coplanar concurrent system of forces। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी वालों को भी ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक तल पर एक बिंदु से निकलने वाले सभी फोर्सेस के समूह को हम लोग समतलीय संगामी बल निकाय कहते हैं। इस प्रकार आपको 6 की 6 डेफिनेशंस देनी पड़ेंगी, और अगर हो सके तो इस फिगर को बना के आपको वो भी फिगर जो भी आपको बनता हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा ही टाइप का फिगर बनाइए, आपको जैसा भी पूछा गया उस टाइप के फिगर बना के आपको उसको वहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसके जो हम लोग पढ़े थे वो था परिणामी बल किसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, ठीक है, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल उत्पन्न होता है, या एक बल हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अलग, अगर किसी पिंड पे बहुत सारे फोर्स काम कर रहे होंगे इस प्रकार, या किसी ट्रायंगल फॉर्म में कर रहा होगा ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, किसी ट्रायंगल या किसी पैरेललोग्राम समचतुर्भुज, मान लीजिए एक बल यहाँ पे एक बल यहाँ पे। अब इन दोनों बलों को हम लोग एक साथ ना दिखाने के लिए, एक साथ ना दिखा के हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स खींच लेते हैं, जो कि R इज इक्वल्स टू, अगर ये पॉइंट 1 फोर्स 1 है, फोर्स 2 है, तो F1 प्लस F2। ठीक है, अलग अलग बल ना दिखा के हम लोग एक परिणामी बल दिखा देते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को आगे पढ़नी पड़ेंगी, कैसे परिणामी बल निकलता है।
ठीक है। तो परिणामी बल निकालने के लिए हम लोग दो तरह की चीजें पढ़े थे। एक होता है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन, संयोजन, बलों का संयोजन। ठीक है, एक ये था, दूसरा था बलों का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब रिजॉल्व हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इसमें बताया गया था कि बलों के संयोजन के लिए हम लोग तीन तरह के लॉज पढ़ेंगे, तीन तरह के नियम पढ़ेंगे। एक तो होगा बलों के क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस ऑफ सिस्टम, बलों के सम चतुर्भुज, हाँ, बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसको दूसरे पेज में लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहीं तक पढ़ाया गया है, उसके आगे नहीं पढ़ाया गया है। अभी नेक्स्ट क्लास जो भी मंडे से होगा उसमें पढ़ाया जाएगा एक एक चीज। तो एक होता है मेरा बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, कौन सा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये 11 ग्राम नहीं, ये पैरेलल, पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं ना, वो पैरेलल लिख दिए हैं शॉर्ट में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, बलों के त्रिभुज का नियम। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्यों लगाया जाए, क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि जो बल लगेंगे वो मेरे सम चतुर्भुज पे लगेंगे। एक बल यहाँ पे लगेगा, एक बल यहाँ पे लगेगा, उसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे फॉर्मूले के थ्रू या डेरिवेशन के थ्रू। बलों के त्रिभुज में क्या होगा, एक त्रिभुज होगा जिसमें दो फोर्सेस उसके एडजेसेंट साइड्स पे लगेंगे, और तीसरा जो होगा रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ये तो बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, दूसरे बलों के चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, रुको हमको देखने दो। हाँ, बल बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज का नियम। ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज पे पढ़ रहे थे कि हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज, जिसमें दो बल कार्य कर रहे होंगे और तीसरा बल हम लोग डेरिवेशन के थ्रू आर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे अगर पी और क्यू है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा, ये रिजल्टेंट निकल के आएगा डेरिवेशन से। ऐसे ही ट्रायंगुलर का निकल के आएगा रिजल्टेंट। ऐसा ही लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बल के बहुभुज का नियम होगा। इसमें क्या होगा, एक ही, मान लीजिए कि मेरे पास एक पेंटागन है, और इस पेंटागन पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, या एक फोर्स ये ऐसे लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, इन सभी डायरेक्शन पे अगर एक से अधिक फोर्स लग रहे होंगे तो कैसे इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो बहुभुज मतलब होता है पॉलीगन, जिसमें बहुत सारे भुजाएं होती हैं। अगर किसी पिंड पर बहुत सारे फोर्सेस निकल रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए निकालने के लिए जब हम लोग साम्यावस्था पढ़े थे ना, उसमें चीजें पढ़ी गई थी। ये पहले तो ये जो फोर्सेस होते हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम लोग विघटित करेंगे, इसीलिए हम लोग पहले विघटन पढ़ेंगे, पहले संयोजन नहीं पढ़ेंगे, पहले विघटन पढ़ेंगे। बलों को कैसे विघटित किया जाता है, बलों को विघटित करने का तरीका, मान लीजिए कि यही फोर्स था, ये फोर्स पी था। अब इसको हमको हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में हम लोग इसको विघटित करना होता है। इसके विघटन करने का तरीका ये होता है कि एक फोर्स ऐसे ले लेते हैं और इनका बीच का एंगल दिया रहता है, मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, तो ये और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री के साथ जो भी लगता है, अब इस पी फोर्स को हम लोग विघटित कर रहे हैं, तो जो 30 डिग्री के साथ आता है उसके साथ हमेशा कॉस आएगा, तो पी कॉस 30, और ये हो जाएगा, ये वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा ये पी
साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस पी फोर्स को जो कि किसी एंगल पे लग रहा था, इसको हम लोग विघटित करके हॉरिजेंटली भी विघटित कर दिए और वर्टिकली भी विघटित कर दिए। अब हम लोग ऐसे ही इस फोर्स को भी विघटित करेंगे, इसका भी कुछ एंगल दिया रहेगा, ठीक है। इसको भी, ये भी कुछ अगर ये क्यू फोर्स है तो ये क्यू कॉस जो भी होगा एंगल दिया होगा, अल्फा अगर दिया है तो क्यू कॉस अल्फा ये हो जाएगा, ठीक है, और क्यू साइन अल्फा ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं, अब साम्यावस्था का नियम निकालते हैं, ठीक है। साम्यावस्था का नियम बताया गया था, क्या होता है साम्यावस्था के जो 3 कंडीशन होती हैं कि हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्सेस होंगे इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, वर्टिकल जितने भी फोर्सेस होंगे इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, और तीसरा होता है मोमेंट, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो सिग्मा एम तो अभी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे हो रहे होंगे, जैसे एक फोर्स अगर मान लीजिए ये फोर्स आर था, ठीक है, ये पी कॉस 30, ऐसे ही यहाँ पे कोई फोर्स क्यू कॉस अल्फा हो गया। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं, पहले तो उनको, अगर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं उन सबको एक जगह लिख के उनका समेशन इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो कौन कौन से हो गए फोर्स आर प्लस, अब डायरेक्शन भी अलग अलग होती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेके चलते हैं और नीचे अगर आएगा तो नेगेटिव लेके चलेंगे। तो ये अपनी अपनी राय है, जैसे जिसको कोई लोग राइट वाले को नेगेटिव लेके चलता है, कोई लेफ्ट वाले को पॉजिटिव लेके चलता है। तो जैसे जिसकी सहूलियत दिखे, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं कौन कौन से, आर हो गया प्लस पी कॉस 30 प्लस क्यू कॉस अल्फा, ऐसे करके इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। ऐसे जितने भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स होंगे उनको भी 0 करेंगे। उसके थ्रू किसी एक फोर्स का मान निकल जाएगा, उसी फोर्स का मान अगर हम इस वाले में रख देंगे तो पूरे इक्वेशन में पूरे फोर्सेस का मान निकल गया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले संयोजन ना पढ़ के पहले विघटन पढ़ेंगे कि कैसे बलों को विघटित किया जाता है। विघटन करना आ गया, उसका फिर संयोजन तो ईजी है, ठीक है। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे विघटन के बाद पढ़ेंगे लामीस का थ्योरम, लामीस थ्योरम, लामी का परिमेय, कि किसी अगर पॉइंट पे फोर्सेस निकल रहे हो और इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं और इन दोनों के बीच के कोई एंगल बन रहा है अल्फा बीटा गामा, तो साइन रूल के हिसाब से, जो साइन का रूल हम लोग पढ़े हुए मैथमेटिक्स में, अगर ये फोर्स पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो पी के सामने वाला जो एंगल होता है उनका रेशियो पी बटा साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्यू के सामने वाले का एंगल गामा है, क्यू बटा साइन गामा इज इक्वल्स टू आर के सामने वाला का एंगल अल्फा, आर बटा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एक हो जाता है। यही होता है लामीज का थ्योरम, और इसी पे बेस हमको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी लामीज का परिमेय लिखने के लिए आता है, और इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे धीमे धीमे करके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, हम लोग अभी तक बस विघटन करना बताया गया था, कैसे विघटित किया जाता है। अब विघटन करने का भी दो तरीके होते हैं विघटन करने का, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और एक किसी एंगल पे अगर इंक्लाइंड है उस फॉर्म में होता है। तो विघटन करने के भी दो तरीके होते हैं, लेकिन जो हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ेंगे वो रेक्टेंगुलर फोर्स, रेक्टेंगुलर टाइप में कैसे विघटित किया जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, जब अब नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि कैसे रेक्टेंगुलर उसको रिजॉल्व किया जाता है और कैसे उसको किसी एंगल पे दिया होता है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो फिर क्लासेस बंद किया जाए, इतना ही समझाना था हमको। सर एक टॉपिक है हम्म सर, मुक्त पिंड आरेख, इसका थोड़ा एक बार और बता दीजिए। अच्छा, मुक्त पिंड आरेख नहीं बताया, हाँ वो छूट गया है, और बताओ। और सर कुछ नहीं। मुक्त पिंड आरेख मतलब फ्री बॉडी डायग्राम होता है बेटा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बता देते हैं हम कैसे होता है। जब भी हम लोग को कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, जैसे मेरे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल लिए, हम बोले कि एक जैसे, हाँ आप लोग फ्रिक्शन पढ़े होगे, तो फ्रिक्शन में बताया गया था, मान लीजिए कोई बॉडी है किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, कोई भी एक प्लेन है जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, और उस पर एक जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ मूव कर रहा है मतलब उसको फोर्स जो है वो नीचे की तरफ अप्लाई किया जा रहा है,
या बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके कारण एक रिफ्लेक्शन फोर्स लगता है पीछे की तरफ जो कि इसको रेजिस्ट करता है, तो F इज इक्वल टू म्यू आर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। उस बॉडी का एक वेट होता है mg, और उस बॉडी पे इसके कांटेक्ट ब्लॉक के और सरफेस का जो कांटेक्ट होता है वहां से एक रिएक्शन फोर्स निकलता है, वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, इस बॉडी को, अब देखो हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स चाहिए, हम लोग सिर्फ इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स चाहिए, तो इस फिल्म में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको ये मिल गया और एक फोर्स ये मिल गया, ठीक है। इसका वर्टिकल फोर्स ये मिल गया, लेकिन हमको ये जो फोर्स मिल रहा है ये किसी एंगल पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग इसको भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली या ऊपर नीचे करके रिजॉल्व करेंगे, तो ये mg जो ये अल्फा होता है ये भी अल्फा हो जाता है, तो ये हो जाता है mg cos अल्फा, और इधर एक आ जाता है mg sin अल्फा, ठीक है। तो ये बॉडी को दिखाया गया है, बट इसी को अगर हम लोग सरफेस ब्लॉक ये सब हटा के अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें तो इसको इस प्रकार दिखाएंगे। अब इसको बॉडी तो है ऐसे, बट हम लोग दिखाएंगे इस प्रकार, ये हो गया, ये R, ठीक है, ये F, इधर म्यू आर, इधर mg साइन अल्फा, इधर mg cos अल्फा, ठीक है। तो ये इस बॉडी का, इस फिगर का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन के आएगा कि उसके जो भी जो कारक होते हैं, जो भी पिंड होते हैं, ये सब को संतुलन संबंधित जो भी चीजें होती हैं इन सबको हम लोग हटा देते हैं, और जो भी बन के आता है जिसमें सिर्फ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं उसी को उसका फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, मुक्त पिंड आरेख बोला जाता है। और किसी भी न्यूमेरिकल में आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अगर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है तो पहले आपको उसका मुक्त पिंड आरेख बनाना पड़ेगा, और अगर मुक्त पिंड आरेख बन गया तो फिर करना क्या है, हमको करना क्या रहता है, हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मुक्त पिंड आरेख बनने के बाद हम लोग को बस यही करना रहता है, सिग्मा h इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको बराबर 0 कर देंगे, जितना वर्टिकल फोर्स होगा उसको बराबर 0 करके जो भी मान हमसे पूछेगा उस मान को हम लोग एक से निकाल के दूसरे में पुट करके उस मान को निकाल लेते हैं, यही करना है इस पूरे चैप्टर में। तो कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसका पहले हमको मुक्त पिंड आरेख बनाना ही पड़ेगा, और वो बनाने का यही कंडीशन है, पहले तो बॉडी में देख लो कौन कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं। जैसे इस बॉडी में ये इंक्लाइन फोर्स था लेकिन ये लग नीचे की तरफ रहा था, और हमको रिएक्शन फोर्स इस प्रकार चल रहा था, तो हमको एक इस रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग को एक इधर फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या कर दिए कि mg को जो था, जो उसका बॉडी का वेट था, उसको हम लोग विघटित कर दिए, डिसॉल्व कर दिए दो भाग में, एक उसका mg cos अल्फा आ गया। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा था तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब इतना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आप लोग पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे तो समझा देंगे जब भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे इसमें न्यूमेरिकल आएगा कैसे ये अल्फा से ये कैसे अल्फा हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक mg cos, अब ये अल्फा इस वाले फोर्स के साथ अल्फा आ रहा था इसलिए इसको mg cos अल्फा ले लिए, और उसके अपोजिट वाला जो बचता है उसको mg sin अल्फा ले लेते हैं। तो इस बॉडी का ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बन के आ गया है। और बताओ। तो सर ये कोप्लेनर में होगा कि नॉन कोप्लेनर में? बेटा ये एक ही प्लेन पे लग रहा है ना, तो एक कोप्लेनर में ही कहलाएगा ना। देखो ये ओके प्लेन सर। एक ही है ना, एक ही प्लेन पे सब बॉडी ये लग रहा है ना, एक ही प्लेन पे आर भी लग रहा है, एक ही प्लेन पे mg भी लग रहा है, इसी पे म्यू आर भी लग रहा है, इसी पे एफ भी लग रहा है, तो ये एक ही प्लेन पे है। तो हम लोग देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ेंगे हम लोग वो सभी कोप्लेनर होंगी, कंकरेंट होंगी, ठीक है। नॉन चीजें कुछ नहीं होंगी, ना नॉन कोप्लेनर होगा, नॉन नॉन कॉन्करेंट होगा। जो भी चीजें पढ़ेंगे वो देखो इस बॉडी पे एक ही पॉइंट पे सब कुछ लग रहा है, एक ही पॉइंट पे ये नॉन कॉन्करेंट भी हो गया, ठीक है, और एक ही प्लेन पे लग रहा है तो ये कोप्लेनर हो गया, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे लग रहा है तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और इसी चैप्टर हम लोग कोप्लेनर मतलब जितने भी चीजें पढ़ेंगे वो फोर्सेस या तो एक प्लेन पे लग रही होगी या किसी एक बिंदु से निकल रही होंगी। वो तो बल निकाय आपको समझाने के लिए बता दिया गया है कि कितने प्रकार के बल निकाय होते हैं, लेकिन जो जो चीजें पढ़ेंगे हम लोग वो सारी चीजें कोप्लेनर होंगी और कॉन्करेंट ही होंगी। जी सर। और बताइए, जितना डाउट है पूछ लो आज। अब नेक्स्ट संडे को फिर टेस्ट रखना है आप लोग का, क्योंकि नेक्स्ट संडे तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम लोग।
और किसी को ये भी लग रहा है क्या कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं? अगर लग रहा है तो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, उसकी स्पीड को 0.5x 0.25x करके देख सकता है, उसमें धीमे धीमे लगेगा, क्योंकि चीज़ें पढ़ानी ज़्यादा है। अभी इसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ना है। तेज पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमको कोर्स कंप्लीट करना है, हमको समझाना भी है तुमको, प्लस न्यूमेरिकल भी लगाना है। क्योंकि देखो, आज कुछ आया है, नोटिस वोटिस आया है क्लासेस ओपन होने का, तो अगर हो जाता है ओपन तो तुम लोग के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि चीज़ें, जो चीज़ न्यूमेरिकल हम लोग क्लासरूम में इतना आसानी से पढ़ सकते हैं, उतना यहाँ पे उतना नहीं पढ़ाया जा सकता। और उसके लिए फिर वही चीज़ें हैं कि न्यूमेरिकल करवाओ, उसका सॉल्यूशन दो, और आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चीज़ें पता नहीं चलती रहेंगी। तो देखो क्या होता है क्लासेस का। कोई पूछा है अभी तक किसी HOD सर लोग से कि क्लासेस ओपन होंगी कि नहीं यस होंगी? सर, अच्छे क्या बोले हैं? बोले कि शाम तक बता रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। किस ब्रांच के हो बेटा? केमिकल। केमिकल के हो? दिनेश सर से बात हुई है? अर्जुन सर से। अच्छा, अर्जुन सर से। हाँ तो क्योंकि नोटिस आ गई है ना कि क्लासेस ओपन किया जाए 7 तारीख से, तो अगर आ गई है नोटिस तो खोलना ही पड़ेगा उन लोग को। और खुल जाएगा तो तुम ही लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको जब तक सामने से बैठ के ना समझाओ, और क्योंकि एक होता है ना कि रिस्पॉन्स भी जैसा मिलता है फिर टीचर उस हिसाब से पढ़ाता भी है। अब थ्योरी इसमें ऑनलाइन वाले में रिस्पॉन्स आप लोग को नहीं मिलता है, और हम ऑन भी कर दें तो फिर, जैसे आप लोग तो नहीं, बट अदर स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप लोग तो ठीक ठाक हो, वो सब बीच में माइक ऑन कर लेंगे, कोई वीडियो ऑन कर लेगा, ये सब होते रहता है। बेटा और किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर नहीं तो फिर क्लासेस बंद करें। गर्ल्स में कोई है? अंकिता जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? उसको दिक्कत अंकिता थी, एक आशुतोष सिंह करके लड़का था, इन लोग भेजे थे क्वेरी अपना। चलिए, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब समझ में आ रहा है। हम्म। कोई प्रॉब्लम लीव नहीं, कीजिए। क्लियर है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। आशुतोष, आशुतोष सिंह केमिकल का, इसने भी पूछा था। वो नहीं जुड़े हैं सर। बस क्वेश्चन ही पूछ के चले गए वो। चलो, वीडियो हम डालेंगे अभी, जिसको तो होगा दिक्कत पूछेगा ही फिर से। एक एक सेशन लेते रहेंगे, एक सेशन संडे को, जैसे अगर अभी तो क्लास ओपन हो गई तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो अगर ओपन होती है तो एक दिन संडे को क्लाउड सेशन रखेंगे, फिर नेक्स्ट संडे को चैप्टर जैसे भी कंप्लीट होता है एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लीव कीजिए क्लास फिर। लीव कर दीजिए बेटा।